हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जल, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है लवणता यानी कि सैलिनिटी जिसे कहा जाता है। 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, तो 1000 ग्राम जल में जितना नमक होता है उसे ही लवणता कहा जाता है। और महासागरीय जल की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। मतलब कि लगभग 1000 ग्राम में 35 भाग क्या होता है, लवणता उसमें होती है। लवणता होती क्या है? 1000 ग्राम में जो 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है पानी की, वही लवणता कहलाती है। इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। और इजराइल का जो मृत सागर है, इसमें कोई डूबता नहीं है, उसकी लवणता ही के ही कारण नहीं कोई डूबता है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, तो इसको डेंस कर दी जाती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए तैराक इसमें प्लव यानी कि तैर लेते हैं क्योंकि नमक की अधिकता होती है इसमें। और 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता है। अगला पॉइंट, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। तो 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, जिससे इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंपॉर्टेंट है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। पोताश्रय तरंग यानी कि पोर्ट वेव्स। इसका अर्थ क्या है? पोताश्रय तरंग। इसका नाम ये क्यों दिया गया है? इसका नाम इसलिए ये दिया गया है कि सुनामी आने से पोताश्रय तबाह हो जाते हैं, इसलिए इसको पोताश्रय तरंग कहा गया है। इसलिए इसका नाम पोताश्रय तरंग है। सुनामी का अर्थ है पोताश्रय तरंग और जापानी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी, पृथ्वी का तांडव देख लेते हैं। 20 दिसंबर 2004 को महासागर में सुनामी तरंग के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंग उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 20 दिसंबर 2000 को भारत में सुनामी आई थी, और इसका जो अधिकेंद्र ये भूकंप के कारण आई थी, और इस भूकंप का अधिकेंद्र क्या था? सुमात्रा का पश्चिमी सीमा था। तीव्रता भूकंप की वहाँ क्या थी? 9 थी। सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। और क्या हुआ था कि महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, तो जो इंदिरा पॉइंट है, जो दक्षिणतम बिंदु है भारतीय सीमा का, वह भी डूब गया था पूरी तरीके से। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि भूकंप का अनुमान पहले से हम नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे 2-3 घंटे पहले हमें पता चल सकता है कि सुनामी आने वाली है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है। प्रशांत महासागर में ऐसी प्रणाली क्रियाशील की गई है, लेकिन हिंद महासागर में बहुत कम सुनामी आती है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि वहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती है। तो वहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ही मतलब कि एक दूसरे से टकराने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए हिंद महासागर में भूकंप के भी चांस कम होते हैं, तो सुनामी के भी चांस कम हो जाएंगे, इसलिए वहाँ कोई ऐसी प्रणाली विकसित नहीं की गई है। आगे ज्वार भाटा के बारे में दिया गया है। दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। तो जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल क्या करता है? तट के बड़े हिस्से को डुबो देगा, तो वो ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर चला जाएगा और तट के पीछे चला जाता है, तो इसे भाटा कहा जाता है। ये दिन में 2 बार होते हैं, 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा क्या आते हैं, क्यों आते हैं? सूर्य और जो चंद्रमा है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसमें ज़्यादा काम करता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी केवल 3,84,000 किलोमीटर ही है। सूर्य की 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए ये चंद्रमा का जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा लगता है इसमें। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार होता है। और जब पृथ्वी का जल जो है वह चंद्रमा के सबसे निकट होता है, तो इसलिए उस दिन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार आता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और ऐसा होता कब है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधे में होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और इस समय सबसे ऊँचे ज्वार आते हैं।
इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है और इसलिए इसमें सबसे निम्न ज्वार आते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, सबसे निम्न ज्वार आते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इसमें फिगर बना है कि बृहद ज्वार कब आता है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब सीध में है, और लघु ज्वार इस समय आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीध में नहीं होते, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। ऐसे ज्वार को लघुम ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जब हाई टाइड्स होता है तो नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर के तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को अपनी नाव तट पे ले जानी होती है तो वो क्या करता है कि हाई टाइड्स में ही वो ज़्यादा चलता है। हाई टाइड्स में जाएगा तो जल स्तर कहाँ तक होता है, तट तक जाता है, वहीं ले जाएगा, वहाँ किसी से बांध देगा। फिर जब भाटा आएगा, जब निम्न ज्वार भाटा आएगा, मतलब पानी अपने निम्नतम स्तर पर जाएगा, तो वहाँ मिट्टी ही तो बचेगी, तट ही तो बचेगा, फिर उसकी वहीं रुक जाएगी, वहाँ उसकी नाव वहीं रुकी रहेगी। फिर जब उसको ले जाना भी होता है तब भी वो क्या करता है, ज्वार का ही इंतजार करता है, क्योंकि उससे उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जैसे ही जल आता है रस्सी को खोल देता है, नाव अपने आप बहने लगती है। यही इसमें कहा जाता है, यही इसमें बताया गया है कि ये जहाज़ को दरगाह, पोर्ट यहाँ लिख सकते हैं, पोर्ट तक पहुँचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद कैसे करता है, क्योंकि उच्च ज्वार में जो होती हैं लहरें बहुत तेज़ होती हैं और जिससे मछलियाँ बहते हुए तटों पर आ जाती हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेकों मछली तट के निकट आ जाती हैं। वही बात जो मैं बता रहा हूँ। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछली पकड़ते हैं। इसलिए जब उच्च ज्वार आता है तभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। कुछ जगह पे ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, टाइडल एनर्जी भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टाइडल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है इसमें। आगे देखते हैं, आगे महासागरीय धाराओं के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं। तो जो महासागरीय सतह होती है, जो जल की सतह होती है, यहाँ नियमित रूप से बहने वाली जो जल की धाराएं हैं वही महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। ये गर्म और ठंडी हो सकती हैं और ये जिस हिसाब से रहेंगी वहाँ के आसपास का तापमान भी वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि महासागरीय अगर गर्म जलधारा है तो आसपास का तापमान भी गर्म ही रहेगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। जो महासागरीय धाराएं हैं वे भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और जो ठंडी धाराएं हैं वह ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय की ओर प्रभावित होती हैं। मतलब कि जो महासागरीय धाराएं जो गर्म होती हैं वो कहाँ, महासागरीय, ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं ये उच्च अक्षांशों से जन्म लेती हैं, वहीं से निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं और कहाँ, निम्न अक्षांशों तक, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट तक आती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शांत जलधाराएं हैं। शांत के साथ शीत इसको लिख सकते हैं, गलत है, इसको ठंडी। लेब्राडोर जो महासागरीय धारा है वो ठंडी जलधारा है। तो जितनी ठंडी जलधारा है उसका क्या कहा नाम दिया जाता है, लेब्राडोर जलधारा। और जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। अगर गर्म धाराएं चलेंगी तो स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाएगा और जहाँ ठंडी चलेंगी गर्म, जहाँ ठंडी जलधाराएं चलेंगी महासागरीय, वहाँ मौसम ठंडा हो जाता है। एक और पॉइंट इसमें दिया गया है कि जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होता है। वहाँ सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र भी होता है और सबसे ज़्यादा कोहरा भी वहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा कोहरा वहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे, जापान के आसपास से उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, इसके कुछ उदाहरण हैं। और जो जापान का क्षेत्र है और जो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है, इसके कुछ उसके उदाहरण हैं जहाँ गर्म और शीत जलधाराएँ मिलती हैं और ये सर्वाधिक मत्स्यन केंद्र माने जाते हैं, मत्स्यन क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। यहाँ कोहरे का भी मौसम बनता है और नौसंचालन में बाधा भी उत्पन्न होती थी। यहाँ कोहरे का भी मौसम बनता है जिससे नौसंचालन में बाधा भी उत्पन्न होती है। चलिए, ये छोटा सा चैप्टर था। आगे अब ज्योग्राफी में थोड़ा छोटे ही चैप्टर्स आएंगे। क्लास 8 में भी छोटे चैप्टर ही आएंगे, हिस्ट्री थोड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं। जितना टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहता है वही हम लोग कवर करते हैं। बाकी पूरी बुक पढ़ने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है। इसके बाद आपके टॉपिक वाइज और बुक वाइज क्वेश्चन आंसर MCQs लिखवा जाएंगे, जिससे आपका पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।